मैं हूं अनामिका अनंत और इस प्रसारण को ऑन एयर रिकॉर्ड किया आपके लिए ओम प्रकाश शर्मा ने। स्वागत आपका टू अ ब्रांड न्यू डे एंड अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ फिट एंड फाइन ऑन जयपुर का मेरा चैनल 101.2 FM। तो देखिए, हर सोमवार हम आपके लिए लाते हैं सेहत से जुड़ा ये खास कार्यक्रम, जिसके जरिए यही कोशिश होती है कि आपकी लाइफ में हम वैल्यू ऐड कर सकें और बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम सब और भी ज्यादा जागरूक हो सकें, अवेयर हो सकें। आज का विषय भी आपको जरूर पसंद आएगा, तो बस स्वास्थ्य से जुड़ी बेहद जरूरी जानकारियों और बेहद खास एक्सपर्ट के साथ शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की। आयुर्वेद विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में से एक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, जो सदियों से सरवाइव कर रही है टिल डेट। और इसका जन्म हजारों साल पहले अपने देश में ही हुआ। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा भी एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आयुर्वेद के अनुसार हम किस तरह अपनी रोजमर्रा जिंदगी जिएं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मौसम के अनुकूल हमारे आहार विहार और औषधि क्या होनी चाहिए, आयुर्वेद से जुड़े तमाम पहलुओं पे बात करेंगे आज। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं राजस्थान के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी साहब। वर्तमान में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जयपुर, राजस्थान में। गुड मॉर्निंग डॉक्टर पुनीत, स्वागत है आपका ऑन 101.2 FM। जी, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप सर? जी बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर पुनीत, सबसे पहले इस एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हम साधारण भाषा में आपसे समझना चाहेंगे कि आयुर्वेद क्या है और हमारी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ यानी कि टोटल वेलनेस से किस तरह रिलेटेड है। जी, जैसा आपने पहले बताया, आयुर्वेद आयु का विज्ञान है, लेकिन इसमें एक चीज आप ऐड करना भूल गई कि विज्ञान के साथ साथ आध्यात्म भी है। क्या बात है? और ये एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, ये एंशिएंट सिस्टम ऑफ विजडम है। अच्छा। हम देखेंगे कि हमारी जो होलिस्टिक हेल्थ है, आयुर्वेद बेसिकली बुद्धू से बुद्धा बनने की जर्नी है। अच्छा। कि हम लोग, अगर आपको इस चीज में हम ध्यान भी दें तो देखेंगे आयुर्वेद का जो मुख्य प्रयोजन है वो है स्वस्थ से स्वास्थ्य लक्षण, मतलब प्रिवेंशन। तो अब होलिस्टिक हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो इलनेस से वेलनेस का जो सफर है वो तो हमारे एंशिएंट सिस्टम में पहले से मौजूद था। इसका एग्जाम्पल देके मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि हम लोग जैसे देखते हैं अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, लेकिन ये देखिए, ये हमारे आयुर्वेद में ब्राह्म मुहूर्त में सबसे पहले विद्यमान था। और जो जयपुर के लोग हैं वो समझ भी सकते हैं कि गोविंद देव जी की जो मंगला आरती हो रही है वो भी अर्ली मॉर्निंग हो रही है, मस्जिद में जो अजान हो रही है वो भी अर्ली मॉर्निंग हो रही है, और गुरुद्वारे में जो गुरुवाणी हो रही है वो भी अर्ली मॉर्निंग हो रही है। तो हमारे सिस्टम में तो पहले से विद्यमान था। हमको ये चीज समझना जरूरी था कि हमारे जो एंशिएंट जो विजडम है उसको हमारे अंतर्गत लेना है। और ब्राह्म मुहूर्त में उठना इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, 15 जो मुहूर्त है हमने दिन में बताए हैं और 15 रात्रि में बताए हैं। तो रात्रि का जो चतुर्दश मतलब लास्ट से पहले वाला जो मुहूर्त है वो ही ब्राह्म मुहूर्त है। तो ज्यादातर लोग अक्सर क्या करते हैं, अब योगा डे के रिगार्डिंग तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, फिर हैशटैग लगा के फेसबुक पे पोस्ट भी करते हैं कि ब्यूटीफुल सनराइज। लेकिन सनराइज तो हमेशा से ब्यूटीफुल है, उसको देखने के लिए आपको सनराइज से पहले उठना जरूरी है। और वो देखिए हमारे कल्चर में पहले से कितना विद्यमान था। और आप देखिए गोविंद देव जी या किसी का भी टाइमिंग है वो सन के साथ साथ चेंज होता रहता है, मंगला जाके का। तो हमारा बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट यही था कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग सनराइज से पहले उठें, अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होएं। और स्पिरिचुअल हेल्थ, जो होलिस्टिक हेल्थ की हम बात करते हैं, जो मैंने बताया बुद्धू से बुद्धा की जो जर्नी है वो आयुर्वेद में इसी तरह पूरी होने वाली है। क्या खूबसूरत बात आपने कही कि बुद्धू से बुद्धा बनने की जो हमारी यात्रा है, जो हमारी जर्नी है, वो पूरी तरह से आयुर्वेद में हमें बता दी गई थी हजारों साल पहले ही। और अगर आदर्श भारतीय हैं तो हम इसे फॉलो भी करते आ रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही उठ जाना चाहिए और अपनी दिनचर्या को शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर पुनीत, बेहद खूबसूरत बात आपसे हम कर रहे हैं, उसका सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर्दियों का मौसम जो है वो अभी भी अपने पीक पे है, इस बार सर्दियां भी थोड़ी लंबी हो गई हैं, तो ऐसे में किस तरह के मौसमी बदलाव हम देख सकते हैं? आयुर्वेद जो है वो किस तरह के सीजनल चेंजेस को सजेस्ट करता है? जी, आयुर्वेद में आप देखिए दिनचर्या और ऋतुचर्या दोनों का काफी वर्णन है। अब ऋतुचर्या में क्या होता है कि हमारे मौसम में बाहर जो बदलाव हो रहे हैं वो हमको शरीर के अंदर भी करने, आहार विहार में भी करने हैं। ज्यादातर क्या होता है, जब विंटर आती है तो हम लोग स्वेटर, गर्म जैकेट तो पहन लेते हैं, लेकिन आगे जब हम फूड हैबिट्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे हमारी जो फूड हैबिट्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज नहीं करते। जबकि हमारे दादा दादी,
नाना नानी, वो सारे जैसे विंटर से लेके समर से सारे सीजन आते थे उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करते थे। आयुर्वेद में जो सीजन है वो भी 6 बताए गए, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। उसके अकॉर्डिंग ही जैसे एक एक ऋतु जाती है उसके अकॉर्डिंग ही हमको उसके अकॉर्डिंग लाइफ स्टाइल, आहार विहार, उन सारी चीजों का सेवन करना चाहिए ताकि आने वाली रोगों से हम लोग पहले से ही बच सकें। क्योंकि आयुर्वेद का जो मेन फोकस है मैंने आपको बताया वो प्रिवेंशन के ऊपर है और विश्व में यही एक ऐसी पद्धति है जो प्रिवेंशन के ऊपर पहले फोकस करती है, बाद में ट्रीटमेंट के ऊपर करती है। क्योंकि स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये चीज आयुर्वेद में बताई गई है। मतलब इलनेस से वेलनेस का सफर जो है वो आयुर्वेद के जरिए आप तय कर सकते हैं और उसमें जो प्राइम पॉइंट आता है वो हमारे आहार का आता है, जैसा आपने हमें बताया डॉक्टर पुनीत। विंटर्स में देखा जाए तो हम सबकी ये डाइट बढ़ जाती है, भले ही हमारे ग्रैंड पेरेंट्स फॉलो करते हैं विंटर्स के हिसाब से, लेकिन हम आज के जमाने में इसको उतना फॉलो कर नहीं पाते। ऑयली फूड हो, हलवा, पकौड़े, सभी तरह के गरिष्ठ भोजन को हम कंज्यूम कर रहे होते हैं और इसका परिणाम नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में नजर भी आने लगता है, वजन बढ़ जाता है या कुछ कॉन्स्टिपेशन या बाकी अन्य तरह की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो खान पान में किस तरह का बदलाव करना मुनासिब होता है इस मौसम में? कौन कौन से फूड हैबिट्स होने चाहिए हमारे जो हम इस सीजन में अडॉप्ट कर सकें? ये देखिए आयुर्वेद में जैसा आपने सही कहा, विंटर में हमारी BMR इंक्रीज हो जाती है तो हमको थोड़ा सा हैवी फूड, और हैवी फूड का मतलब है न्यूट्रिएंट से रिच फूड हमको लेना चाहिए। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने भी जो बात करी है मोटे अन्न और मिलेट्स के लिए, वो इसलिए ही है क्योंकि हमारी जो थाली है वो पोषण वाली होनी चाहिए। एक थाली पोषण वाली जो थीम है वो इसी के रिगार्डिंग है। अक्सर हम देखेंगे कि हम लोग गेहूं, चावल यही सारी चीजें खाते हैं विंटर के सीजन में, जबकि हमें बाजरा, ज्वार, रागी इनका भी सेवन करना चाहिए, मोटे अनाज का। और आप देखिए इनके कितने बेनिफिट हैं। बाजरा का अगर हम सेवन करेंगे तो उसके अंदर आयरन प्रचुर मात्रा में, जो आप फीमेल्स हैं जिनको हम एनीमिया मुक्त भारत की बात कर रहे हैं उनके लिए बाजरा सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैग्नीशियम है जो वेसोडाइलेटर का काम करता है। आप देखिए ज्यादातर विंटर के सीजन में क्या होता है, हाई बीपी की शिकायत होती है, हार्ट कोलैप्स करता है, तो वेसोडाइलेटर के लिए जो मैग्नीशियम तत्व है वो भी बाजरा में प्रचुर मात्रा में मौजूद है जी। ज्वार की अगर हम बात करें तो आप देखिए ज्वार में रफेज भी पाया जाता है, तो ज्यादातर लोगों को, जिन लोगों को इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन इनकी शिकायत है, उन लोगों को ज्वार का सेवन करना चाहिए। और रागी तो आप देखिए, रागी तो सुपर फूड है। आप देखिए बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी रागी इंपॉर्टेंट है, हेयर और स्किन उसके लिए भी रागी इंपॉर्टेंट है। और रागी में जो कैल्शियम है वो तो दूध से भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो वुमेन्स हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस, पोस्ट मेनोपॉजल समस्या होती है, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए बालक, वृद्ध और युवा तीनों के लिए रागी कितना इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमारे टीनेजर में क्या होता है, हम लोग आलिया और दीपिका का स्किन केयर तो फॉलो करना चाहते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया रागी हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है, तो उन सारी चीजों को भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेट्स है उनको भी हम अपनी लाइफ स्टाइल में लाएं। लेकिन आप देखिए मिलेट्स जो है वो हमारे उष्ण मतलब गर्म तो होते हैं लेकिन इसके साथ साथ ड्राई भी होते हैं। इसीलिए आप देखिए बाजरा के साथ जब हम करते हैं तो घी प्रचुर मात्रा में लेते हैं। तो उसके पीछे मेन रीजन यही है कि जो ड्राइनेस हमारी बॉडी में उत्पन्न हो रही है उसको दूर करने के लिए हम लोग उसके साथ साथ घी का भी सेवन करें। और बाजरा को भी आप देखिए हम लोग रोटी के अलावा भी खिचड़ी के रूप में, साथ में गुड़ के साथ में, दलिया के रूप में कैसे भी बाजरे का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बाजरे के बाद अगर हम जाएंगे सब्जी के लिए, तो आप देखिए विंटर में कई सारी सब्जियां आती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, लेकिन एक विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा मेथी। ज्यादातर हमारा नॉर्थ इंडियन राजस्थान में कल्चर क्या है, ज्यादातर हम लोग पराठा मैन है। जिस तरह से आयरन मैन होता है, स्पाइडर मैन होता है, उस तरह से हम लोग पराठा मैन है। मतलब हमको ब्रेकफास्ट में पराठा ज्यादा चाहिए। तो विंटर का सीजन आ रहा है तो मेथी की सब्जी कई बच्चों को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसका टेस्ट बिटर है, तो हम लोग पराठे के अंदर उसका उपयोग कर सकते हैं। मेथी के लड्डू आप लोग बना सकते हैं। तो मेथी के जो लड्डू है वो हमारे जॉइंट्स के पेन में भी काफी फायदेमंद रहते हैं। तो भले ही हम लोग पराठा मैन हो तो उसमें मेथी भर के उसका उपयोग करें तो उसमें हमको फायदा मिलने वाला है। इसके साथ साथ आप देखिए आप एक लहसुन का उपयोग भी आप विंटर के सीजन में काफी कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई है, जिन लोगों को बीपी की समस्या है, उनको हम लहसुन का सेवन कराते हैं। तो उनके लिए भी आप देखिए दूध के अंदर हम लोग लहसुन को उबाल के चीरपाक विधि से भी लहसुन का उपयोग कर सकते हैं। तो जो हाई बीपी, डायबिटीज, ओबेसिटी, इन तीनों का जो ट्रायड बनता है उनके लिए भी लहसुन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक अदरक है। तो आप देखिए कई लोगों को, ज्यादातर बच्चों के साथ ये शिकायत होती है कि उन
अपन लोगों को भूख नहीं लगती, कम भोजन करते हैं। तो भोजन से पहले आयुर्वेद में बताया गया लवण अदरक, मतलब सेंधा लवण और अदरक का प्रयोग आप लोग करें, तो उसके साथ साथ आपकी भूख भी इंप्रूव होगी और आपका डाइजेशन भी प्रॉपर होगा। अब सब्जी के बाद अगर हम चलते हैं फल के ऊपर जाते हैं, तो विंटर में आप देखिए अमरूद, एप्पल, कई तरह के फल आते हैं, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा आंवला की, क्योंकि आंवला फल भी है और एक मेडिसिन भी है। सब बीच में आपको जरा सा यहाँ पे इंटरप्ट करेंगे, एक छोटे से ब्रेक का टाइम है, फिर लौट के आएंगे और आंवला और बाकी जो विटामिन सी रिच्ड फ्रूट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, राज्य का एकमात्र स्थान जहां मोतियाबिंद का इलाज फेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है, अब जयपुर में संभव। उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉक फाटक, टॉक रोड, गांधीनगर, जयपुर। कॉल 2707-580 और 9829017147। आप सुन रहे हैं हेलो जयपुर 101.2 जयपुर का आमिर चैनल, आमिर चैनल, आमिर चैनल, आमिर चैनल। 9:28 पूरे होते हैं। आप सुन रहे हैं वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर फिट एंड फाइन, हमारा मंडे स्पेशल हेल्थ शो ऑन 101.2 FM। और शो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जयपुर। और आयुर्वेद के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य के लिए मौसम के अनुकूल आहार विहार और औषधि हमारी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बिल्कुल विस्तृत जानकारी हमें दे रहे हैं डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी। और सर, ब्रेक में जाने से पहले फूड्स की बात हो रही थी कि किस किस तरह का खाना जो है, फूड हैबिट्स है हमें अडॉप्ट करनी, और आंवले पर हमने बात को रोका था। जी बिल्कुल, जो मैंने आपको पहले बताया था, आंवला हमारे लिए फ्रूट भी है और एक मेडिसिन भी है। और आप देखेंगे आजकल एक कल्चर चल रहा है रिवर्स एजिंग का। तो हमारी जो आधार कार्ड पे एज है वो तो 45 है, लेकिन बायोलॉजिकल जो एज है वो हमारी 35 ही है। तो उसके लिए भी आंवले के अंदर विटामिन सी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमारी बॉडी में अगर फ्री रेडिकल्स कम होंगे, तो अगर उसका सेवन करेंगे तो हम रिवर्स एजिंग की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद में रसायन का उद्देश्य भी बताया गया है। मुझे लगता है ये बात युवाओं को बहुत पसंद आएगी। नहीं, युवाओं के साथ साथ जो एजेड है उनको भी पसंद है। आप देखिए टीवी पे हम ऐड तो देखते हैं कि संतूर वाली मम्मी, या फिर आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं पड़ता, लेकिन हमको ये समझना जरूरी है कि आपकी त्वचा की आभा से ज्यादा प्रभा जरूरी है और उसकी चमक से ज्यादा दमक जरूरी है। और वो सारी चीजें जब होगी जब आप आंवले को, विटामिन सी को, एंटीऑक्सीडेंट को प्रचुर मात्रा में सेवन करेंगे। इसके साथ साथ लाइफ स्टाइल और इन सारी चीजों को, जो हमारी एंशिएंट विजडम है, इसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे, जो रिवर्स एजिंग का जो हमारा तरीका आजकल चल रहा है ट्रेंड में, उसको भी हम लोग कर सकते हैं। आंवले में भी आप देखिए, आंवले को हम सब्जी के रूप में उपयोग में कर सकते हैं, आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं, उसको कैंडी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। और ज्यादातर कई लोग आंवलों को बाल में भी लगाते हैं, रीठा, आंवला, सिकाकाई। लेकिन आंवले को बाल में लगाने से बेहतर है आंवले को खाना। तो क्योंकि जब तक आप उसको इंटरनली नहीं लेंगे, तो आप बालों में कितना भी लगा लें, उस चीज का आपके ऊपर सिम्टम नहीं आएगा। और हेयर फॉल जो है वो कोई डिजीज नहीं है, वो एक सिम्टम है। तो वो चीज भी हमको समझना जरूरी है कि हम प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट है वो प्रचुर मात्रा में लें। इसके अलावा कई लोग हैं जिनको आंवला खाने में दिक्कत होती है, तो आप देखिए उनको आप सर्दी में च्यवनप्राश का उपयोग भी कर सकते हैं। और च्यवनप्राश और एक ऐसा भारत में एक उत्पाद है जिसका नाम सबने सुना है, कोविड टाइम में सबने उसका कहीं ना कहीं उपयोग किया होगा। तो जो मैंने आपको बनाया, फ्रूट के अंतर्गत अगर हम सेवन करें तो आंवले का हम लोग ध्यान रखें, आंवले को प्रचुर मात्रा में जैसा भी हो सके हम लोग सेवन करें। और आंवला कैंडी तो हम हमारी टेबल पे भी रख सकते हैं। ज्यादातर लोग हम लोग जो स्नैक्स का सेवन करते हैं, तो स्नैक्स ना होके वो स्नैक हैं, वो हमारी बॉडी के अंतर्गत उतना ही दुष्प्रभाव डालते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम लोग आंवले का उपयोग करें। सर्दी में आप देखेंगे हम लोग सैलेड का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन सलाद के लिए हम लोग ध्यान रखें, गाजर, मूली, जो भी हमारे सलाद का उपयोग कर रहे हैं उनको हम डे टाइम में लें, इवनिंग टाइम में या फिर नाइट के टाइम में सलाद के उपयोग से बचें। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि हमारे जो जितने भी रहते हैं यूज का उपयोग, या फिर हमारा जितना भी गाजर है, मूली है, इन सारी चीजों का हम लोग यूज का उपयोग भी कर सकते हैं। एक आयुर्वेद में बताया गया हल्दी, आप देखेंगे हल्दी का उपयोग हम लोग सब्जी के अंतर्गत तो करते हैं, लेकिन दूध के अंदर डालने से उसको हम लोग गोल्डन मिल्क बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो स्वर्ण के समान हो जाती है। तो यहाँ पर कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें या पाउडर वाली हल्दी? पाउडर वाली हल्दी भी आप 1 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी आपको एक चीज समझना जरूरी है, अगर हल्दी के साथ हम काली मिर्च का सेवन
करेंगे दूध के अंतर्गत तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्ट होगा। अरे वाह। इसलिए जब भी हल्दी डालें तो उसके साथ 1 पिंच काली मिर्च का भी उपयोग करें ताकि उसका जो एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी के अंतर्गत बढ़ सके। इन सारी चीजों का सेवन करना है। एक आप देखेंगे सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट का सेवन भी हम इस ऋतु में कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ काजू है, बादाम है, पिस्ता है, इनका सेवन करें। जो लोग इनको अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो मूंगफली का सेवन भी कर सकते हैं। आप देखिए तिल के लड्डू, गजक, गुड़ का उपयोग ये सारा इसी सीजन में बताया गया है। दाल में भी आप देखिए उड़द की जो दाल है उसका उपयोग इस सीजन में ज्यादा करें। चाहे आप उड़द की दाल के लड्डू बना लें या उसके उड़द के दाल के रूप में उपयोग करें तो आप देखेंगे इस सीजन में हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसमें दही के बारे में कई मिथ हैं। तो सर्दी में हम लोग दही तो ले सकते हैं लेकिन उसको दिन में आपको लेना है और उसमें शुगर डाल के नहीं लेना क्योंकि शुगर की जो तासीर है पहले से ठंडी है। उसकी जगह आप लोग काली मिर्च, सेंधा लवण, इन सारी चीजों का उपयोग करें। तो इन सारी चीजों को हम लोग अपनाएंगे। और मैंने जो आपको एक चीज बताई, सूप का उपयोग भी करें। इवनिंग टाइम में ज्यादातर हम लोग बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में, इतने महंगे महंगे सूप लेते हैं, तो लेकिन घर के अंदर भी हम लोग टमाटर का, गाजर का, उनके अंदर काली मिर्च, सेंधा नमक डाल के अलग अलग लीफी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, उनका उपयोग भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखें। क्या बात है। तो बहुत ही रोचक तरीके से आपने बताया सर कि कौन कौन से फूड हैबिट्स हैं जो हमें इंक्लूड करना चाहिए अपने इस मौसम के दौरान। वेदर जो है उसमें ठंडक भी है और साथ साथ चेंज भी हो रहा है। दिन में आपको हार्श सनलाइट भी दिखती होगी और आपको अचानक गर्मी भी महसूस होती होगी, लेकिन रात होते ही, शाम होते ही मौसम में ठंडक भी आपको फील हो रही है। तो उसके मुताबिक हमारा आहार विहार क्या हो, औषधि क्या हो, इसी बारे में हमें बेहद ही रोचक जानकारियों से अवगत करा रहे हैं डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर। लिसनर्स, आपके लिए हम फोन लाइंस भी यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। 2 नंबर्स हैं, आपको बता देते हैं, 2200-600 और 2366-477, 2200-600 एंड 2366-477। ये 2 नंबर्स हैं जिस पे कॉल करके आप डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी से बात कर सकते हैं। और आयुर्वेद से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं सर से। सर, एक कॉलर शायद कनेक्ट हुआ, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार मैम, सर को भी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। जी मैम, मैं विपिन कटारे मध्य प्रदेश सागर से बात कर रहा हूँ। जी विपिन जी, स्वागत है आपका, बताइए। जी डॉक्टर साहब से मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल सर ये है कि आपने बहुत सारी चीजें बताई जो इस मौसम में हमें खानी चाहिए, पर डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये था कि इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, फिर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो उनको कैसे मतलब पूरा कर सकते हैं, फिर और दूसरी चीजों में उससे हम कैसे पूरा कर सकते हैं। और दूसरा सवाल में ये था कि कहते हैं आयुर्वेद में बहुत सारी चीजों का इलाज भी होता है, जैसे हमारे खान पान से ही बहुत सारी चीजों को खत्म किया जा सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसे खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर की बीमारियां भी दूर हो सकती हैं? खान पान से संबंधित अभी सर ने बताया था, पर एक बार ब्रीफली वापस सर आपको बता देंगे विपिन जी। जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, कोई भी चीज अगर हम लोग लें तो वो सीजनल भी होनी चाहिए और रीजनल भी होनी चाहिए। जितना हम ह्यूमन अनटच लेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर है। चाहे वो खान पान के अंतर्गत ले लें, सब्जी के अंतर्गत ले लें, फ्रूट के अंतर्गत ले लें, ज्यादातर हम ईडेबल ऑयल के अंतर्गत भी ले लें, तो वो चीज भी हमको ध्यान रखनी है। जो हमारे सीजनल है और जो रीजनल है उसका उपयोग हम लोग करें। रीजनल यानी जो आपके प्रदेश में जो चीजें उग रही हैं उनको आपको कंज्यूम करना है। बिल्कुल, उनको आपको कंज्यूम करना है। तो ऑयल के बारे में भी हम देखेंगे कि हम लोग कई जगह पे साउथ में नारियल का ऑयल उपयोग करते हैं, हमारे यहाँ जहाँ पे सरसों का ऑयल उपयोग में करते हैं, तो वो हमारे यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स से शुरुआत से चले आ रहे हैं। तो वो चीज हमको समझना जरूरी है कि आवर ग्रैंड पेरेंट्स वर PhD इन न्यूट्रिशन विदाउट डूइंग BSc इन न्यूट्रिशन। आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग अपनी जो एंशिएंट विजडम है उनको ध्यान नहीं रखते, और आप देखिए उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, उनका जो कल्चर था, सारी चीजें जब वो फॉलो करते थे तो अब हमसे ज्यादातर लंबे टाइम तक उनकी लॉन्गेविटी भी थी। आप देखिए आजकल लॉन्गेविटी तो सारी चीजें बढ़ गई है, लेकिन हमारे घर में कितने ऐसे पेरेंट्स हैं, वो सारे लोग साथ में सुबह उठते ही कोई ना कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई BP की, कोई किसी भी चीज की। तो हेल्थियर लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय उसके कि हम लोग लॉन्गर लिविंग करें। तो वो चीज भी हमको समझना जरूरी है। और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट था वो था सनराइज टू सनसेट। तो हमारी जो बॉडी की सर्केडियन रिदम है उसके अकॉर्डिंग हमको कार्य करना है, और सनसेट के बाद जितना हो सके हम लोग अपनी ईटिंग हैबिट को अवॉइड करें।
अच्छा सर, एक छोटी सी टिप्पणी और आपसे चाहिए थी। पाचन तंत्र को बढ़ाने के लिए या फिर मजबूत करने के लिए कोई एक छोटा सा नुस्खा अगर आप बता सकें तो। जी, पाचन तंत्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो नुस्खा मैंने आपको बताया, सनसेट के बाद आपको बिल्कुल कोई भी भोजन नहीं करना। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि रात को 9 बजे 10 बजे हमने 2 ही तो रोटी खाई है, दिन में 4 खाई थी, रात को 2 खाई है, लेकिन उसके डाइजेशन के लिए भी आपको उतना ही काम करना पड़ेगा। आप देखिए लीवर जो है उसको कम से कम 12 आवर्स का हम लोगों को रेस्ट देना है। हमारी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो परंपरा थी वो इसीलिए थी। तो वो चीज हमको समझना जरूरी है। इफ यू वांट टू लव योर लवर देन लव योर लिवर। और लिवर को लव करने का तरीका यही है कि अपने डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर रेस्ट दें और सनसेट के बाद कम से कम आप भोजन ना करने की कोशिश करें। और आपने एक और नुस्खा भी बताया था, अदरक और सेंधा नमक एक साथ खाएं खाना खाने से चंद मिनट पहले, ताकि आपका डाइजेशन जो है वो और भी इम्प्रूव हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन कटारे साहब। और डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी से हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर। और बहुत ही रोचक जानकारियों के साथ डॉक्टर पुनीत हमारे साथ हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मौसम के अनुकूल आहार विहार और औषधि क्या होना चाहिए, आयुर्वेद में किस तरह की जीवन शैली के बारे में हमें बताया गया है, ये एंशिएंट विजडम है जिसके बारे में डॉक्टर पुनीत हमें बता रहे हैं। और ब्रेक में जाने से पहले सर, हम आपसे बात कर रहे थे, जो विपिन साहब ने भी सवाल आपसे पूछा, ईटिंग हैबिट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, अपनी फूड हैबिट्स के बारे में, और इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक जगह आपने जिक्र किया, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो सारी चीजें हमारे एंशिएंट विजडम में पहले से विद्यमान है। जैसे मैंने ब्रह्म मुहूर्त की बात करी, वैसे ही फास्टिंग भी आप देखिए, हिंदू कल्चर में हम लोग व्रत या उपवास करते हैं, इस्लाम कल्चर में हम लोग रोजे करते हैं, जैनिज्म जो है वो भी सनसेट से पहले भोजन करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग अपने लिवर को रेस्ट दे सकें। लेकिन जिस तरह से सारे कल्चर्स में हमारे यहाँ कई सारे मिथ आए, इसमें भी कई आ गए। हम लोग फास्टिंग में क्या करते हैं, और ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हैं। फास्टिंग में बेसिकली क्या होना चाहिए, हम लोगों को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक देना है ताकि वो डिटॉक्सिफाई हो सके। वो बेसिकली उसके लिए है कि अभी तक हमने जितना भी अपत्य आहार विहार सेवन किया उसका हम प्रायश्चित कर सके, उसको रेस्ट दे सके। और हम क्या करते हैं, हम साबूदाने खिचड़ी ज्यादा खाते हैं, फ्रूट ज्यादा लेते हैं, चाय रात को 9 बजे 10 बजे तक लेते हैं। तो फास्टिंग वाले दिन आप देखेंगे हमारा जो कैलोरी इंटेक है बहुत ज्यादा है। फास्टिंग रियली में अगर हम लोग करते हैं वो सिर्फ करवा चौथ वाले दिन होती है, वही रियल फास्टिंग है। तो उसी फास्टिंग को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेसिकली थंब रूल यही है कि हम लोग अपने लीवर को रेस्ट दे सकें, क्योंकि लीवर जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अक्सर हम लोगों को पता तो होता है कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता उनका लीवर कहाँ पर है। तो लीवर हमेशा हमारा राइट होता है और वो हमारी बॉडी के लिए डिसीजन भी राइट लेता है। तो उसको बेसिकली हमको रेस्ट देना जरूरी है। और उसका थंब रूल यही है, आप सनसेट के बाद भोजन ना करें। एक कॉलर कनेक्ट हो गए हैं सर, इनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है जी जी। मैं आप तो डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने बताया सीजनेबल सब्जियां वगैरह खानी चाहिए, लेकिन अब सब्जियां तो 12 महीने आने लगी, बैंगन मूली ये चीजें, तो ये शरीर पे दुष्प्रभाव डालती है क्या? बहुत अच्छा सवाल है सर इनका कि सीजनल सब्जियां तो आजकल क्या 12 महीने सारी सब्जियां आती हैं। जी बिल्कुल आप देखिए, इसका जो जवाब है वो हमारे खुद के अंतर्गत निहित है। आप देखिए, कोविड की जब महामारी आई थी तो सिर्फ मानव की मृत्यु नहीं हुई थी, मानवता की भी मृत्यु हुई थी। हम लोगों ने अपने लालच से, ईर्ष्या से, द्वेष से, प्रकृति ने हमको जो चीज दी थी उसने हमको डीनेचर कर दिया। उसके अंदर हमने एडिटिव प्रिजर्वेटिव डाल दिए, वो सारी चीजें हमारे पास साल भर तक स्टोर रहने लग गई। लेकिन कोई भी चीज, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी चीज जो हमारी ह्यूमन से जितनी अनटच रहेगी, जितनी नेचुरल फॉर्म में रहेगी, वही हमारे लिए बेटर है। तो जैसे आम है, वो बेसिकली तो गर्मी में आने चाहिए, लेकिन अब सारे सीजन में आ रहे हैं, तो लेकिन वो सारे सीजन में आ रहे हैं तो उसका उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। अगर उसका उपयोग करेंगे तो हमारी बॉडी के लिए उसके जो न्यूट्रिएंट है वो तो डीनेचर हो चुके हैं। तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं। खाने के लिए तो बल्कि ज्यादा सर्दी में आम आएगा तो उसको ज्यादा उपयोग में करेंगे लोग। हाँ, तो वो सारी चीजें हमको समझना जरूरी है कि हम लोग हमारे जो प्राचीन एंशिएंट विजडम था उनको फॉलो करें, और जो हमारे कल्चर में और एग्रीकल्चर में दोनों में जो विद्यमान है उनको ही हम लोगों को मानना है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने बताया मिलेट के साथ में घी लेना चाहिए। अब एलोपैथिक में तो घी को
अवॉइड करने की बोलते हैं? नहीं, वो मैंने आपको बताया जिस चीज में मिलेट्स में, अब जैसे बाजरा है, बाजरा हमारा ड्राई रहता है, वैसे तो वो उष्ण है। तो आप देखिए राजस्थान में दाल बाटी चूरमा या बाजरे की खिचड़ी भी बन रही है, या बाजरे का मलीदा या गुड़ के साथ भी हम सेवन कर रहे हैं, तो वो ड्राइनेस हमारी बॉडी में उत्पन्न करता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ शास्त्रों में आहार विहार की उसकी परंपरा हुई है। तो हर फूड का अलग अलग कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को भोजन करना है और उसी को फॉलो करना है। हम लोग क्या बाजरा तो खा लेते हैं, लेकिन घी को नहीं खाते, तो फिर वो सब दुष्प्रभाव डालेगा ना। हाँ, वो हमारी बॉडी में आप देखें जो ज्यादातर बाजरा खाते हैं, घी का उपयोग नहीं करते, तो उनको इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। आप देखेंगे ब्लोटिंग हो रहा है, गैस बन रही है, वो इसीलिए है क्योंकि हमारे जो प्राचीन संहिता में उनके साथ की आहार की विधि बताई गई थी, उनको भी आपको फॉलो करना जरूरी है। बहुत बहुत जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। और सर यहाँ पे एक एड ऑन और हम करना चाहेंगे कि क्योंकि मोटा अनाज जब हम खा रहे होते हैं तो हमें प्यास भी उतनी ज्यादा ही लगती है, तो हमारी बॉडी की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, और जितना आप पानी पिएंगे आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा और आपको फायदा ही होगा। आप सुन रहे हैं हमारा मंडे स्पेशल हेल्थ शो फिट एंड फाइन ऑन 101.2 FM। डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मौसम के अनुकूल हमारा आहार विहार और औषधि क्या होना चाहिए आयुर्वेद के मुताबिक, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो सर, बदलते मौसम में मौसमी बीमारियों के भी हम शिकार हो जाते हैं। कोरोना के बाद से भी देखा गया है कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो कुछ ज्यादा ही इंटेंसिटी के साथ में आ जाती हैं। तो ये इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं? बेसिकली आप देखेंगे विंटर के सीजन में एक तो हमारी ड्राई स्किन होती है। आप देखेंगे विंटर में माइग्रेन का पेन भी काफी बढ़ जाता है, जॉइंट पेन है जिनको, उनको भी काफी समस्या होती है। और श्वसन तंत्र से रिलेटेड जैसे अस्थमा हो गया, आपको साइनोसाइटिस है, इन सारी चीजों की समस्याएं भी काफी बढ़ जाती है। तो उसके लिए हम लोग ध्यान रखें, जैसे माइग्रेन के लिए तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग बादाम का हलवा, तो आप मॉर्निंग में बादाम के हलवे को अगर दूध के साथ उपयोग में करेंगे तो माइग्रेन की जो समस्या है दूर होने वाली है। और लेकिन हमको देखना है उसके साथ साथ पथ्य और अपथ्य पे भी ध्यान रखना है। जैसे माइग्रेन की आपको समस्या है तो चावल और ठंडी चीजें इनका उपयोग ना करें। जैसे हम लोगों को जॉइंट पेन की समस्या है तो मेथी, सहजन, इन सारी चीजों का उपयोग करें। जिन लोगों को अस्थमा है उनके लिए जैसे मैंने बताया वो गेहूं का उपयोग ना करके बाजरा, ज्वार, मिलेट्स का उपयोग करें। तो अस्थमा वाले जो पेशेंट है उनको हम मिलेट्स की डाइट पे धीरे धीरे अल्टरनेट के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे जब हम उनको चेंज करते हैं उनके लाइफ स्टाइल और हैबिट में, तो वो सारी चीजें चेंज होती हैं। इसमें बेसिकली आप देखेंगे हमारा जो 2 चेक पॉइंट है बॉडी की, वो है नेजल कैविटी और ओरल कैविटी। वहीं के द्वारा ही सारे बैक्टीरिया और वायरस जाते हैं। और ज्यादातर जो हमको साइनोसाइटिस, अस्थमा, इन सारी समस्या होती है तो उनको प्रोटेक्ट करना भी हमको काफी जरूरी है। जी। तो आयुर्वेद में उसके लिए भी 2 उपाय बताए गए हैं। आप देखिए घर में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक जो होता है हर सीजन में चेंज होते हैं, उससे सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है। या फिर बड़े लोगों में भी देख लीजिए, जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, धूल मिट्टी, रोज ऑफिस जाते हैं, हमको छींक और सारी चीजें आने लगती है। तो हमको जो हमारी चेक पॉइंट है नेजल और ओरल कैविटी, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो इस चीज में ध्यान रखें, जो भी बच्चे हैं जब भी वो घर से बाहर जाएं, स्कूल जाएं, तो हमारे पास अगर सरसों का तेल कोई भी तेल है तो उसको हथेली में 2 बूंद रखें और अपनी नोस्ट्रिल में, नेजल कैविटी में लगा के जाएं। नाक के अंदर लगाना है तिल के तेल, ताकि हमारी तिल का तेल, सरसों का तेल जो भी आपके पास उपलब्ध है, ताकि हमारी जो चेक पॉइंट है नेजल वाली, नेजल म्यूकोसा, वो प्रोटेक्ट हो सके। इसके साथ साथ ओरल को अगर हमको प्रोटेक्ट करना है तो गार्गलिंग का आप देखेंगे, नमक के पानी में थोड़ा सा अदरक, हल्दी मिला के हम उसको गार्गलिंग करें। तो आप देखेंगे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो तो गार्गलिंग रेगुलर करते थे टूथब्रश के साथ, लेकिन हम लोगों ने क्या उसको नैतिक सुचिता या फिर उसमें आवाज आती है इस तरह का एग्जाम्पल लेके धीरे धीरे वो सारी चीजें कम कर दी। और कोविड काल में वही चीज हम लोग कर रहे थे, गार्गल कर रहे थे नमक के पानी से, उसमें 1 चुटकी हल्दी भी डाल रहे थे। तो हमको हमारे जो दोनों चेक पॉइंट है नेजल और ओरल कैविटी, उनको प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छा संदेश है डॉक्टर साहब का यहाँ पर कि बदलते मौसम में आपको अपने नाक और मुंह का खास ध्यान रखना है, क्योंकि नाक और मुंह के जरिए ही बैक्टीरिया और जर्म्स हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि आयुर्वेदिक उपचार आखिर किस तरह से किया जाता है। सुनते रहिए वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, फिट एंड फाइन। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर राज्य का एकमात्र स्थान जहां मोतियाबिंद का इलाज पेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है, अब जयपुर में संभव। उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉक फाटक, टॉक रोड, गांधीनगर, जयपुर। कॉल 2707-580 और 9829017147। आप सुन रहे हैं हेलो जय
आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जयपुर। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मौसम के अनुकूल आहार विहार और औषधि किस प्रकार से हमें फॉलो करनी है, क्या होनी चाहिए आयुर्वेद के मुताबिक, इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर पुनीत, आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें आपने बताई, लेकिन एक सवाल आता है कि बहुत से लोग जो पॉपुलर सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक उपचार में किस तरह से इलाज किया जाता है और क्या जो रेगुलर मेडिसिन हम ले रहे हैं उसके साथ साथ आयुर्वेद की दवाइयां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, आयुर्वेद जो है वो होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर काम करता है। तो जो हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन चारों की प्राप्ति के लिए हमारे को आरोग्य की जरूरत है। और उसके लिए हम लोगों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अगर फॉलो करना है तो आरोग्य होना जरूरी है। और उसके लिए आयुर्वेद में आप देखिए, हमारे शरीर में 3 तरह के दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों की अगर साम्यावस्था रहती है तब हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, और जब ये दोष साम्यावस्था में नहीं रहते तो तब हम लोगों को डिजीज होती है। तो बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है, वात, पित्त, कफ जो तीनों दोष हैं उनको साम्यावस्था में रखना। अगर वात एग्रीगेट हुआ है, पित्त एग्रीगेट हुआ है, तो वात समन की, पित्त समन की, और कफ एग्रीगेट है तो उसकी समन की हमको चिकित्सा करनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम लोग चिकित्सा करते हैं। और औषधियां भी आप देखिए, हमारे यहाँ काष्ठ औषधि और रस औषधि भी होती है। काष्ठ औषधि आप देखेंगे मुलेठी, आमलकी, सतावरी, अश्वगंधा, जितने भी हम लोग हर्बल मेडिसिन है। रस औषधि में आप देखिए पारद, गंधक, इनके साथ साथ जो हमारे रस जो होते हैं उनको मिला के भी हम लोग चिकित्सा करते हैं, वो संसमन चिकित्सा के अंतर्गत आती है। तो आयुर्वेद में बेसिकली हमारे जो तीनों दोषेज हैं, वात, पित्त, कफ, उनको साम्यावस्था में रखना है और उनकी काष्ठ औषधि और रस औषधि के द्वारा हम लोग चिकित्सा करते हैं। जितने भी लिसनर्स आपको सुन रहे हैं डॉक्टर पुनीत, वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार हमारा क्या आहार हो, क्या विहार हो, लाइफस्टाइल क्या हो, ताकि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारी इम्यूनिटी है, उसको बढ़ाया जा सके, बूस्ट किया जा सके। जी, आयुर्वेद में आहार और विहार का उपयोग इसीलिए है कि हम लोग दिनचर्या और ऋतुचर्या को फॉलो करते हैं। और आयुर्वेद में पथ्य और अपत्य का भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज के साथ क्या नहीं खाना है। जैसे आप देखिए, दूध के साथ लवण रस या नमकीन निषेध है, और ज्यादातर हम बच्चों को क्या होता है, दूध के साथ हम लोग क्रैक जैक या मोनाको बिस्कुट देते हैं। दूध के साथ हम उनको पोहा खाने के लिए देते हैं, समोसा भी दे रहे हैं तो उसके साथ दे रहे हैं। दूध के साथ मूली भी निषेध है, तो हम लोग क्या करते हैं, मूली के साथ साथ दूध भी खा लेते हैं। इन चीजों को अवॉइड करना है। दूसरा, आयुर्वेद में हम लोगों को क्या खाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कब खाना है, कैसे खाना है और किसके साथ खाना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, ज्यादातर पेशेंट हमारे पास आते हैं ज्यादातर कि हमारे जो बच्चे हैं वो जो भी खाते हैं उनके शरीर को लगता नहीं है। लेकिन नहीं लगने के पीछे रीजन क्या है, तो उस चीज को हमको समझना जरूरी है। क्योंकि आप देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, विराट कोहली बैटिंग कर रहा है और वो रन आउट हो रहा है, थर्ड एम्पायर का डिसीजन नहीं आ रहा, और बच्चा हमारा टीवी के सामने बैठा है, ना वो भोजन को कर रहा है और ना उसका अंदर की ओर जा रहा है। वो कार्टून नेटवर्क या कोई मूवी देख रहा है नेटफ्लिक्स पे, तो उसको खुद को नहीं पता कि नीचे से वो सब्जी उठा रहा है कि दाल के अंदर उसके हाथ जा रहा है, मतलब खाने पे उसका ध्यान नहीं है। तो वो हमको देखना है तन मन भुंजियात, मतलब तन और मन दोनों को लगा के, क्योंकि हमारे शरीर के अंतर्गत जो रस बन रहे हैं, तो हमारा जो बेसिकली कंप्लेन है ना कि वो खा तो रहा है, लग नहीं रहा, नहीं लगने के पीछे बेसिकली वही रीजन है, उसके पीछे क्यों नहीं लग रहा। और हमने जो आपको बताया सनराइज टू सनसेट वाला हमको सिस्टम फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो सर्केडियन रिदम है हर बॉडी की सेल्यूलर लेवल पे, वो उसी तरह से कार्य करती है। तो हमारी एंशिएंट विजडम को हम लोग अपनाएंगे, हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। इम्यूनिटी 1 दिन में या 3 दिन में इंक्रीज होने वाली चीज नहीं है, ये इंच बाई इंच और डे बाई डे इंक्रीज होने वाली। कंसिस्टेंसी की जरूरत है उसमें भी, जो भी आप खा पी रहे हैं आयुर्वेद के अनुसार और जो सर ने दिनचर्या बताई उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ओवर द टाइम आपको अपने शरीर पर उसका असर भी नजर आएगा। इस मौसम में डॉक्टर पुनीत, हम धूप में बैठना भी पसंद करते हैं, धूप सेकना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कितनी देर तक सनलाइट में बैठें, कब बैठें, आइडियल टाइम क्या होता है, और सनलाइट लेने का, धूप सेकने का आइडियल ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद में जो 3 सब पिलर बताए गए हैं वो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अक्सर हम लोग आहार की बात तो करते हैं, नींद की या सनलाइट की बात नहीं कर रहे। और लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि जब वो नींद भी ले रहे हैं तो वो देखिए उनकी जो नींद है वो बीच बीच में बार बार टूट रही है, उनकी डीप स्लीप नहीं हो रही। और छोटे बच्चों के साथ अक्सर क्या होता है, वो लोग रात को पूरा नहीं सो पाते, हम लोग दिन में उनको कह देते हैं रात को नींद पूरी नहीं हुई तो दिन में कर लो। लेकिन जो सिंगल स्ट्रेच में जो नींद होती है उसी से हमारी बॉडी की ग्रोथ और रीजनरेशन होता है। तो रिपेयर और ग्रोथ के लिए जरूरी है हम सिंगल स्ट्रेच में सोने की कोशिश करें, और वो जो होना चाहिए वो हमारी डीप स्लीप होनी चाहिए।
और उसके लिए बेसिकली थंब रूल यही है कि जब भी हम सोने जाएं तो सोने से पहले 45 मिनट्स पूर्व कम से कम हम लोग अपने गैजेट्स या ब्लू लाइट जिससे निकलना है वो लोग हम लोग बंद कर दें। जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, हम लोग नेटफ्लिक्स देखते देखते सोते हैं या फिर मोबाइल में मैसेज चेक करते करते सोते हैं। जब तक नींद नहीं आती तब तक हम स्क्रीन ऑन रखते हैं। तो उसके पीछे मेन रीजन यही है कि फिर हमारी जो नींद आती है बार बार बीच में टूटती है। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके साथ ये समस्या नहीं थी, वो एक बार सो गए तो वापस वो अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं थे। और जब हम अर्ली मॉर्निंग उठने की बात करते हैं तो ज्यादातर जो टीनेजर है वो उठ नहीं पाते, तो उनके लिए हम लोग उनको हैबिट डालें कि आप जल्दी सोइए। जब आप जल्दी सोएंगे तब आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे। और नींद के लिए जो बेसिक हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सनलाइट से पूरी होती है, क्योंकि हमारा जो मेलेटोनिन जो हार्मोन है हमारी बॉडी में जो सिक्रेट हो रहा है वो इवनिंग सनसेट के साथ सिक्रेट होते रहता है। उसका मतलब यह है कि बॉडी को हम लोग रेस्ट दें, डाइजेस्टिव सिस्टम किसी के ऊपर प्रेशर न डालें। और सनराइज के अंतर्गत धीरे धीरे जब हम मॉर्निंग में जाएं तो सनलाइट लें ताकि वापस सेरोटोनिन और कोर्टिसोल सिक्रेट हो सके। और मेलेटोनिन का जो निर्माण होता है वो सनलाइट के द्वारा ही होता है। तो आप देखिए हमारे जैसे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में भी 70% लोगों को विटामिन डी की कमी आ रही है, जबकि हमारे यहाँ तो ऐसा कल्चर नहीं है कि हमारे यहाँ 3 महीने ही सूरज निकलता है या फिर वेस्टर्न कल्चर की तरह। लेकिन फिर भी आप देखिए ऑस्टियोपोरोसिस या फिर सनलाइट की हमारे अंदर कमी आ रही है, क्योंकि बेसिकली रीजन यही है कि सनलाइट के अंदर हम लोग जाना ही बंद हो गया। लास्ट टाइम हमको ध्यान ही नहीं है कि लास्ट टाइम हमको कब पसीना आया था। वो पसीना इसलिए आया होगा कि हमारी लाइट या फिर एसी ऑफ हो गया होगा, सूरज में जाने के कारण, धूप में खेलने के कारण कब हमको पसीना आया था छोटे बच्चों को वो हमको ध्यान नहीं है। तो एक हैबिट हमारी बना लें कि अर्ली हमको मॉर्निंग में उठना है, उसके बाद प्राणायाम, योगा, कोई भी एक्सरसाइज जो करनी है, सूर्य नमस्कार भी आप देखिए सनलाइट में करने का उद्देश्य था। तो आप 30 to 45 मिनट्स कम से कम सनलाइट लें ताकि जो विटामिन डी है उसको हम लोग प्रॉपर बॉडी में ले सकें। क्या बात है। तो सनलाइट की बात हो गई और इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। जरूर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। स्टे ट्यून्ड। उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, जहां मोतियाबिंद का इलाज पेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है, राज्य का एकमात्र स्थान। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉप फाटक, टॉप रोड, गांधीनगर, जयपुर। कॉल 2707580 और 9829017147। हेलो जयपुर, 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 हेलो जयपुर। आप सुन रहे हैं फिट एंड फाइन, हमारे मंडे स्पेशल हेल्थ शो ऑन 101.2 FM विद मी अनामिका। डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। आप जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं और आयुर्वेद के मुताबिक हम अपनी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस करें इसके बारे में सर हमें बता रहे हैं। एक्सरसाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर, क्विकली इस पे नजर डाल लेते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज आयुर्वेद में ही बताया गया है और योगा और प्राणायाम भी हमको उसके साथ साथ करने चाहिए, क्योंकि योग में आप देखेंगे उसमें हमारे बेंडिंग वाली एक्सरसाइज भी आ रही है, सूर्य नमस्कार है तो एरोबिक भी आ रहा है, स्ट्रेचिंग भी हम लोग करते हैं, ताड़ासन कर रहे हैं तो हम लोग कंसंट्रेशन वाले पोज भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम ब्राह्मणी या मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम लोग मेडिटेशन की तरफ भी जा रहे हैं। तो लेकिन ज्यादातर लोगों को अक्सर ऐसा लगता है, विशेषकर टीनेजर को, कि जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं तो उनको किसी ना किसी तरह का दुख है तब वो मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो इस तरह से दुखी हैं। लेकिन जो मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति है वो उनको किस तरह से समझाए कि इस चीज में जो आनंद प्राप्त हो रहा है उन सारी चीजों से अलग है। तो हमको प्राणायाम और योग के ऊपर समझना जरूरी है। लेकिन प्राणायाम की जब हम बात करेंगे तो ब्रीथिंग के ऊपर हमारा डिपेंड करता है। और प्राणायाम में बेसिकली 3 हम चीजों का ध्यान रखना, पूरक, कुंभक और रेचक। ब्रेथ को हमने इनहेल किया तो वो पूरक है, ब्रेथ को हमने होल्ड किया तो कुंभक है, और एक्सेल किया तो वो रेचक है। इनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह भी ले सकते हैं। शुद्ध वायु हमने शरीर के अंदर ली, वो ब्रह्मा की तरह है, फिर वो विष्णु की तरह बॉडी में एसिमिलेट हुई, और अशुद्ध वायु महेश की तरह शरीर से बाहर निकली। तो यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। और इसी को आप देखिए GOD गॉड भी कहते हैं, जनरेटर ब्रह्मा की तरह, फिर ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहें या GOD गॉड कहें या फिर पूरक कुंभक रेचक कहें, एक ही बात है। लेकिन उसका अनुपात हमको समझना जरूरी है। प्राणायाम में जो आइडियल अनुपात है वो है 1, 4 और 2। 1 सेकंड तक आपने इनहेल किया तो 4 सेकंड आपको होल्ड करना है और 2 सेकंड में आपको एक्सहेल करना है।
वेरी नाइस। और हमारे साथ उल्टा होता है, हम इनहेल तो लंबे समय तक करते हैं, होल्ड करना तो दूर की बात है, एक्सेल आधे समय में कर देते हैं। तो शुद्ध वायु तो हमने शरीर के अंदर ले ली, लेकिन अशुद्ध वायु पूरी तरह से शरीर से बाहर निकली ही नहीं। तो वो हीलिंग थ्रू ब्रीथिंग जो हमारा पैटर्न आया है वो इसी की तरह आया है। तो हम लोग जो हमको समझना है, ज्यादातर जो हमारी ब्रीथिंग हो गई वो भी शैलो ब्रीथिंग हो गई, डीप ब्रीथिंग नहीं है। ज्यादातर आप देखेंगे जब भी हम लोग तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हम लोगों को क्या कहा जाता है, आप लोग गहरी लंबी धीमी सांस लें। उसके पीछे मेन रीजन यही है। आपने छोटे बेबी को देखा होगा, जब वो बेड के ऊपर सोता है तो उसका एब्डोमेन पूरी तरह से ऊपर नीचे होता है। जब वो सोता है तो उसका एब्डोमेन ऊपर हो रहा है, फिर वो एक्सेल कर रहा है, एब्डोमेन नीचे जा रहा है। हमारे साथ उल्टा, हमारी ब्रीदिंग शैलो है, चेस्ट ब्रीदिंग है। जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो डीपली वो एब्डोमेन तक नहीं जा पाती। तो इसीलिए हम लोग बता रहे हैं कि आपको योगिक ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना जरूरी है। तो उसका बेसिक जो कल्चर है, और ज्यादातर लोगों के साथ आप देखेंगे तो आप खुद उसको महसूस करें। आप अगर एक हाथ आप एब्डोमेन के ऊपर रखेंगे और इनहेल करेंगे तो आपका एब्डोमेन एक्सपेंड होना चाहिए, बाहर की ओर जाना चाहिए। और ज्यादातर लोगों के साथ उल्टा हो रहा है, जब वो श्वास को अंदर ले रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। तो जब हमारा ब्रीथिंग पैटर्न ही गलत है, तो हम कितने भी कपालभाति कर लें, कितने भी सूर्य नमस्कार कर लें, कितने भी अनुलोम विलोम कर लें, वो चीज ठीक नहीं होने वाली। तो हीलिंग थ्रू ब्रीथिंग का जो कल्चर है वो इसीलिए है। तो हमको ये चीज समझना जरूरी है, जीओडी गॉड या ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारी चीजें हमारे एंशिएंट कल्चर में विद्यमान है, उसके थ्रू ही हम लोग इसको फॉलो करें। क्या खूबसूरत बात आपने कही, और इतनी अच्छे तरीके से आपने बताया ब्रीदिंग पैटर्न के बारे में। 1:4:1, मतलब इनहेल करना है अगर 1 सेकेंड, 4 सेकेंड होल्ड करना है, और फिर 1 सेकेंड उसको एक्सेल भी करना है। जी बिल्कुल, इसी तरह से आपको ये करना है। और इसके साथ साथ ये जाते जाते हम लोग इस चीज को ध्यान रखें, टेक अवे मैसेज यही है कि हम लोग ट्रेंड से ज्यादा ट्रेडिशन के ऊपर फॉलो करें। क्योंकि हमारे साथ यही दिक्कत हो रही है, हम लोग ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहे, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई है, डू नॉट ईट बाय सनसेट, मतलब ये नाइट आउट का जो कल्चर जो हमने नॉर्मलाइज किया है, उसको हम सनसेट से पहले करने का फॉलो करें। कि अगर हम बर्थडे भी मना रहे हैं तो सनसेट से पहले मनाने की कोशिश करें। तो उस चीज को हम लोग ध्यान रखें। अगर हम लोग ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, हमारी एंशिएंट विजडम को फॉलो करेंगे, तो हमारी जो आयु है वो पहले की तरह, जो हमारे दादा दादी नाना नानी जो हेल्दियर रहते थे बिना किसी डायबिटीज, एसिडिटी या फिर बीपी की गोली के सिवा, तो वो भी हम लोग पालन कर सकते हैं। क्या बात है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी, आप स्टूडियो में आए और हमसे आयुर्वेद से संबंधित सारी बातों को आपने साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं अनामिका अनंत और इस प्रसारण को ऑन एयर रिकॉर्ड किया आपके लिए ओम प्रकाश शर्मा ने।